नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे सामाजिक विज्ञान ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो पर डे की तरह क्लास शुरू करने के पहले बच्चों हम लोग अपने चैनल को एक बार पुनः लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि चैनल के तहत जो आपको विशेष सामग्री उपलब्ध होने वाली है, मिलने वाली है, जिससे इसकी जानकारी बच्चों आपको होती रहे। और इसके लिए इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलें अपने क्वेश्चनों के साथ पुनः एक बार मुलाकात करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखें। भारत के राष्ट्रवाद का उदय। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह बच्चों क्या है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि दिखाई दे रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और पहला प्रश्न यहाँ क्या है? राष्ट्रवाद। तो चलें शुरू करते के पहले शुरू करते हैं भारत का राष्ट्रवाद, है ना? क्या शुरू करेंगे? भारत का राष्ट्रवाद पर क्या क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा सा हम जान ले राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि अभी तक हमने पिछले टॉपिक में, पिछले कक्षाओं में क्या पढ़ा? वहां भी राष्ट्रवाद ही था। और वह राष्ट्रवाद कहां का? जर्मन का राष्ट्रवाद, इटली का राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद, बहुत सारे ऐसे पढ़े। यह राष्ट्रवाद है क्या, इस पर थोड़ा सा हम पर चर्चा आपके साथ शेयर करते हैं। चले तो शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बच्चों अगर कहा जाए कि एक विशेष भूभाग, एक विशेष संस्कृति, एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक जागरूकता का आना, लोगों के अंदर क्या आ जाए? राजनीतिक जागरूकता आ जाए। और यह राजनीतिक जागरूकता आती है कब? जब किसी ऐसे राष्ट्र के द्वारा या ऐसे किसी संस्था, व्यक्ति के द्वारा किसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भावनाओं को कुचला जाता है। और अगर कुचला गया, कहने का मतलब जो छोटे 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 रूपों में बटे थे, अगर उनके बंटने का यह सिलसिला था तो कहीं ना कहीं पर राष्ट्रों के द्वारा ऐसे सिलसिलों को तोड़ते हुए अपने विचारों को लाद देता। और इस विचार से उन्मुक्त होना ही उन लोगों के अंतर्गत जिनके द्वारा लादा गया, उनके खिलाफ एकजुट होना ही किसी देश का क्या है? राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद केवल यह नहीं कि किसी के द्वारा लादा गया, बल्कि किसी शासन सत्ता के अंदर अपनी मनमानी इच्छा पर, आम जनमानस पर बिना व्यवस्थाओं के कानून का लादना भी क्या है? और उसका व्यवस्था को तोड़ने के लिए जब आम जनमानस एक गुट, एक समूह, एक सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए एक भूभाग के अंतर्गत अपने आप में एकजुटता को प्रदर्शित करता है, वही है राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद पर हम अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है? माना जाता है कि अगर राष्ट्रवाद भारत में हम कह लें तो सही सही भारत में, और राष्ट्रवाद तभी माना जाएगा जब आम जनमानस उनमें इन्वॉल्व होगा। जब तक आम जनमानस नहीं है वह राष्ट्रवाद का लहर आ ही नहीं सकता। तो भारत में आम जनमानस की शुरुआत अगर माना जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रवाद की यह शुरुआत है, लेकिन आम जनमानस भारत के इस राष्ट्रवाद के साथ जुड़ता है कब? गांधी के आगमन के बाद। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत तो हो चुकी है बच्चों। चलें हम अपने साथ, आपके साथ मिलकर चलिए हम लोग आपस में क्वेश्चनों को करते हैं, कैसे हमारे लघु उत्तरी या कैसे हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से उत्तर देना चाहिए। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर एक बार देखा जाए कि जलियांवाले बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? पहला क्वेश्चन है जलियांवाले बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? और जलियांवाले बाग का में कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। मत भूलना डेट। कौन सी डेट है? 13 अप्रैल
1919 को 13 अप्रैल 1919 में क्या होने जा रहा? जलियांवाला बाग में गोली चली। और यह भी आता होगा, यह गोली क्यों चली? वैशाख पूर्णिमा का दिन था बच्चों, और इसी के पूर्व में घटना थी कि रोलेट एक्ट पास हो गया था। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इस औपनिवेशिक शासक के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, जो किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रोलेट एक्ट। और इस रोलेट एक्ट की क्या थी विशेषता? इस रोलेट एक्ट की थी विशेषता, बिना कारण, बिना कार्य, बिना दलील, बिना कानून, किसी भी संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप अपराध किए नहीं या न किए हों, लेकिन इस संदेह मात्र के आधार पर आप पर मुकदमा चलाया जाए, 2 साल तक कारावास में रखा जा सकता था। ऐसी कठिन बनाए हुए एक्ट के खिलाफ भारत के जनमानस के अंदर एक बात जरूर उठी कि यह शासन सत्ता हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, और इस अन्याय के प्रति महात्मा गांधी, सतपाल किचलू, सैफुद्दीन, पंजाब के जो एक महत्वपूर्ण लीडर थे, इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और इन्हीं सब रोलेट एक्ट में बैसाख के दिन जलियांवाले बाग में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जो अनुमति लिया गया था, लेकिन बिना सूचना के जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के मुख्य गेट पर खड़े होकर के आम जनमानस के ऊपर गोलियां चलाई, जिससे आम जनमानस पर हता होने का जो भारत के इतिहास में यह दिखाई देता है, यह विदेशी हुकूमत का किया गया कारनामा, जो एक कहा जाए कि एक पूरी शासन व्यवस्था के कालिक के रूप में दिखाई देती है, निश्चित एक निर्मम घटना थी। और यह घटना, यहां ध्यान दीजिएगा, अंजाम देने वाला कौन था? जनरल डायर। हो गया क्लियर? बढ़े। अगला है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सत्य है कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या है? असहयोग करना क्यों चाह रहे हैं? तो महात्मा गांधी का असहयोग, महात्मा गांधी का यह विचार था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत भारत पर शासन कर रही है, तो ब्रिटिश हुकूमत में शासन अगर उसका चल रहा है तो भारतीयों का सहयोग है। और यह पहला संकल्प ले भारत के लोग कि ब्रिटिश हुकूमत से सहयोग करना बंद कर दें। अगर यह सहयोग करना बंद कर देंगे तो दावा है कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सकती। और इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करने का, पूरी तरह से उन्हें की व्यवस्थाओं में असहयोग करने का, और यह असहयोग अहिंसात्मक होना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से पूरी तरह से असहयोग करने की बात कही जा रही है। अब बात आती है कि असहयोग हो क्यों रहा है? क्योंकि रोलेट जैसी कानून को पास करके जिस भारत के जनमानस से निर्मम तक व्यवहार किया जा रहा था, यह हर भारतीयों को क्षुब्ध कर देने वाला था, मर्माहत कर देने वाला था, दुख देने वाला था। और इसी रोलेट के खिलाफ अनेक नेताओं ने अपनी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा प्राप्त पदों को या उपाधियों को छोड़ भी दिया। तो रोलेट एक्ट जो के यह असहयोग आंदोलन का अगर देखा जाए तो मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट के बाद आने के बाद एक घटना और भी हुई थी, यही उसी से बहुत नजदीकी प्रश्न है, यह याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के अंतिम अभियान के तहत ब्रिटिश हुकूमत जब पूरे विश्व पर ब्रिटिश साम्राज्य के
लेकर के यह कहा करती थी कि ब्रिटेन एक ऐसा देश जिसका सूर्यास्त नहीं होता, कहना मतलब साम्राज्यवाद को इस ढंग से औपनिवेशिकवाद को इस रूप में हर विश्व के तमाम देशों को ग्रसित कर लिया था कि वह कहा कि उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता। यहां पर बात आती है कि असहयोग आंदोलन में सबसे बड़ी बात एक और भी हुआ कि अब जो ब्रिटिश हुकूमत थी, तुर्की के शासक हुआ करते थे कमाल पाशा, और तुर्की के शासक कमाल पाशा मुसलमानों के धर्मगुरु, जिसे खलीफा कहा जाता था, सर्वोच्च धर्मगुरु हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा उपाधियां दी जाती थी। लेकिन कमाल पाशा को भी सत्ता से पच्युत करने में अंग्रेजों ने किफायती नहीं की, उन्हें सत्ता से पच्युत कर दिया। और यह पच्युत होने पर यह भी याद रखिएगा कारण क्या बना कि पच्युत होते हुए जो अब तक अंग्रेजों के हिमायती मुसलमान हुआ करते थे, सत्ता पर परिवर्तन करते हुए कमाल पाशा को पच्युत करने के बाद वही मुसलमान अंग्रेजों के क्या हो गए, बगावत पर आ गए। और इसका लाभ लेकर के, इसका लाभ पाते हुए, इस व्यवस्था को देते हुए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं के द्वारा जी की जा रही है। और अली बंधुओं के नेतृत्व में ही यह ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया जाता है, और यही अध्यक्ष बनने के बाद इसे असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए असहयोग करने का, तो वह क्या था, रोलट एक्ट। बढ़े, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जरूर याद रखिएगा, भारत की चेतना का सबसे बड़ा दर्पण के रूप में आ रहा है, जो भारत के लोगों में एक राजनीतिक लहर की शुरुआत होती है, बीजारोपण होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है मित्रों? 28 दिसंबर 1885 के मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहां? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में अपने 72 संस्कृत महाविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत महाविद्यालय में अपने 72 अनुयायियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है? पहला अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में एवं होम की प्रेरणा से व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया। तो क्लियर हो गया होगा। चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है? तो पूरा डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। विकल्प में आपके सामने है 1885 में। बढ़े, अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? अश्वेतों की पीड़ा को सहन देख न पाने वाला महात्मा गांधी जी जहां अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नटाल कांग्रेस के तहत अश्वेतों को उसके अहिंसात्मक रूप का प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए सफलता को दिखाया दुनिया को, वहीं महात्मा गांधी का भारत पर अफ्रीका से वह श्वेत के खिलाफों पर जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी, उस रणनीति को पूरी तरह से सफलतापूर्ण अंजाम देने के बाद महात्मा गांधी का भारत में जो आगमन हो रहा है वह कब? 1915 में। कब आए? 1915 में। और 1915 में आने के बाद, यह ध्यान दीजिएगा, तुरंत राजनीति में नहीं किया, आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम साबरमती आश्रम का निर्माण किया। क्या किया? और इसके 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस का बनारस में होने जा रहा है, और इसी अधिवेशन के अंतर्गत पहली बार गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी स्वीकार कर रहे हैं। और गुरु को स्वीकार करने के बाद 1917 में इनका पहला आंदोलन किसानों का चल रहा है, वह है कौन सा? चंपारण। याद रखिएगा, बच्चा क्वेश्चन बनता है, कौन सा? चंपारण का आंदोलन, जो किसानों से संबंधित था।
तो चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग जरा देखते हैं, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? अगला प्रश्न हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, क्यों चलाया गया? तो यह आपको भली भांति पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलाने के पीछे अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन तो चला ही, और वह असहयोग आंदोलन हिंसक का रूप लेते हुए 5 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया। 6 साल के कार्यकाल के अंतर्गत एक कहा जाए पूरी तरह से राजनीति से महात्मा गांधी अपने आप को पर्दे से हटाते हैं, यह भी क्लियर है। अब उसके दरमियान जिस समय राजनीति में उनकी भूमिका थोड़ा सा हटते हुए दिखाई दे रही, हटी हुई है नजर है, उस समय राजनीति को अग्रसर कर रहे हैं, और उस समय पूरी तरह राजनीति को ले रहे हैं कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन ले रहे हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब बात आती है कि इस घटना में कौन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का चलाया क्यों गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का नमक कानून, नमक पर भी अंग्रेजों के द्वारा कानून बना दिया गया, और इस दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून को तोड़ने का 6 अप्रैल 1900 घटना को नमक कानून का तोड़ करके, कौन सा नमक कानून को तोड़ करके यहां पर क्या चला दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चला दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बढ़े, हमारा अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो हिंसात्मक घटना के पीछे महात्मा गांधी के द्वारा क्या चला गया बच्चों? क्या चला गया? पहला चीज चला गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चला, और इसमें में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर यह हमारा आंदोलन चला तो 1 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन शर्त क्या थी? यह जो असहयोग आंदोलन चलेगा यह पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए। किंतु भीड़ जनमानस 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब क्यों ले लिया? कारण क्लियर है। प्रश्न क्या कर रहा है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न क्या कर रहा है? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना जो हो रही है वह कब? 5 फरवरी 1922 में। और 5 फरवरी 1922 में हिंसात्मक घटना होने के नाते ही कौन? फरवरी 1922 में हिंसात्मक घटना होने के नाते ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और असहयोग आंदोलन जब वापस लिया जाता है तो एक नहीं बल्कि कई नेताओं के द्वारा इसका विरोध भी प्रदर्शित किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र पंडित जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल, सुभाष चंद्र आदि नेताओं द्वारा इसका विरोध भी किया गया। आलोचना भी की गई कि यह नहीं होना चाहिए था। तो चलें अगले प्रश्न पर देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा व्याख्या में भी अभी हम बता दिए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? किस घटना के साथ यह आंदोलन की शुरुआत हो रही है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया नमक पर कानून लगाना, और नमक को कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया? दांडी मार्च किया गया। और दांडी मार्च के 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च पहुंच करके कितने 78 के साथ पहुंचते हुए दांडी मार्च के तहत नमक कानून को किसने क्या किया गया?
तोड़ा गया। और नमक कानून को तोड़ना ही क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या थी, शुरुआत। नमक कानून को तोड़ना ही कब, 6 अप्रैल कब, 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बच्चों क्या थी, शुरुआत थी। अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, इस पर विचार किया जाए। तो अगले प्रश्न पर हम लोग पहुंचने के पहले यहां क्लियर हो गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा और क्या सविनय आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई, तो कौन सी घटना थी, नमक कानून। और सविनय अवज्ञा आने के पहले भी क्लियर होगा, 6 साल तक महात्मा गांधी ने एक निर्वासित, कहने का मतलब राजनीति से हटकर थोड़ा सा 6 वर्षों तक यह भारतीय राजनीति से थोड़ा सा पटक्षेप रहे। और 6 वर्ष के बाद आने के बाद 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक और भी कार्य किया जा रहा है। इसी दिन 1929 लाहौर के रावी नदी के तट पर, कहां, लाहौर के रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल की नेहरू की अध्यक्षता में यह संकल्प लेते हुए कि आने वाला 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि आने वाला 26 तारीख, यह जो 26 जनवरी होगा, एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमेशा यादगार रहेगा। और इसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए संविधान में इसको स्थान मिला हुआ है, दिया गया है, यह आपको भली बात पता है। 26 जनवरी 1950 को उसी यादगार को रखने के लिए भारत का गणतंत्र अपने स्वरूप में निखरता हुआ या लगता हुआ बनाकर रखा गया। कब, 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र अपने नए स्वरूप में दिखाई देता है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हम लोग इस पर विचार करते हैं। जलियांवाले बाग की घटना कब हुई, इस पे तो चर्चाएं हो चुकी है कि जलियांवाले बाग की घटना कब की जा रही है, तो क्लियर होगा। और क्यों की जा रही जान ही रहे हैं, सैफुद्दीन कुचली और सतपाल को पूरी तरह से पंजाब के अंदर न प्रवेश करना, बंदी बनाना और महात्मा गांधी को रोकना और रोलेट एक्ट के खिलाफ में, या और वैशाख पूर्णिमा के दिन यहां पर जलियांवाला बाग की घटना हो रही है। और वह घटना हो रही कब, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाले बाग की घटना कब हो रही है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हो रही है। तो चलें बच्चों, जरूर जुड़े रहिए। आपको आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी तो ऑब्जेक्टिव अगले टर्म में जब हम मुलाकात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ जो आपका लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी है उस पर बताया जाएगा। और वहां भी आपको बताया जाएगा कि इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो हमारा इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करने के पहले एक बार अपने प्रिय बच्चों से यह जरूर कहेंगे कि अगर अब तक आपने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो इसका करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले लेक्चरों की जानकारी मिलती रहे। तो क्लास को समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।